सबको हेडिंग दे दो, एनिमल न्यूट्रिशन। लास्ट 2 वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्लांट न्यूट्रिशन, यानी पादप पोषण, पौधों में किस तरह से भोजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन, यानी जंतु पोषण। जंतु पोषण। पेन और कॉपी लेकर सब रेडी रहो, कॉपी में हेडिंग दो जंतु पोषण यानी एनिमल न्यूट्रिशन। इसको फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो, व्हाट इज न्यूट्रिशन। सबसे पहले क्वेश्चन होगा व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण क्या है। ये पिछली वीडियो में बताया था, इसमें मैं एक बार फिर से रिकैप करा दे रहा हूँ। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। पोषण क्या होता है, तो कोई भी जीवधारी एनिमल, हम एनिमल क्या करते हैं, एनिमल्स यानी कोई भी जीव है वो क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, टेक फूड। जीवधारी भोजन को इनटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं। खाने के बाद नेक्स्ट स्टेज उसको डाइजेस्ट करते हैं, भोजन को पचाते हैं। सबसे पहले आदमी भोजन खाता है, फूड को टेक करता है, देन उसको डाइजेस्ट करता है, भोजन पचाता है। पचाने के बाद भोजन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, भोजन में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे पोषक पदार्थ। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक पदार्थ। इन पोषक पदार्थ को मनुष्य का शरीर खाना पचने के बाद इस्तेमाल करता है खुद के ग्रोथ के लिए, मसल्स के ग्रोथ के लिए, सेल्स के ग्रोथ के लिए, बॉडी में जो भी नुकसान हो रहा है उसका रिपेयर के लिए। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोषण यानी न्यूट्रिशन। अच्छा से इसको नोट करो, कोई भी एनिमल भोजन को ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद उसे डाइजेस्ट करेगा, पचाएगा, और पचाने के बाद भोजन में क्या उपस्थित है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी हमारा यूज करेगा खुद के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, और बॉडी में कुछ नुकसान हो रहा है तो उसके रिपेयर के लिए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। यहां तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं। यहां तक लिखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो, ये न्यूट्रिएंट्स क्या है। क्वेश्चन करना, व्हाट इज what are nutrients, what are nutrients। पोषक पदार्थ कौन कौन है, पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन होते हैं, पोषक पदार्थ क्या क्या होते हैं, किसे कहते हैं। देखो कौन कौन से पोषक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, प्रोटीन, फैट, विटामिन, 5 नंबर मिनरल्स, और 6 हो गया वाटर यानी जल। मैं लिखूंगा इंग्लिश में, बोल दूंगा हिंदी में, नोट डाउन कर लेना। ये सब न्यूट्रिएंट्स है, ये सब पोषक पदार्थ है। हम कोई भी खाना जब ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो खाने में इनमें से कोई एक भी हो सकता है या तो सब भी हो सकते हैं। क्लियर, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, विटामिन, मिनरल्स और वाटर भोजन में आपको उपस्थित हो सकता है। विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, बी, सी।
इतने सारे विटामिन हमारे भोजन में उपस्थित हो सकते हैं। विटामिन क्या है, विटामिन का क्या क्या उपयोग है, ये विटामिन चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना नोट डाउन कर लो। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स मीन्स खनिज लवण। हम लोग जो भोजन खाते हैं तो हमारे भोजन में आयरन हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, हमारे भोजन में मैग्नीशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, बहुत सारे चीज होते हैं। ये सब भी हमारे शरीर को ताकत देते हैं, रक्षा करते हैं शरीर का। नोट करना न्यूट्रिएंट्स ये सब है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। न्यूट्रिशन, भोजन को पचाना, पचाने के बाद भोजन में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स को बॉडी यूज करता है ताकि बॉडी का ग्रो हो सके। हम पैदा होते हैं तो काफ़ी छोटे होते हैं, फिर शरीर ग्रो करता है, बूढ़े होते हैं, तो कैसे? न्यूट्रिएंट्स के कारण। अगर किसी के भोजन में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको एक बीमारी हो जाएगा, उसको बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। याद रखना, ये वर्ड याद रखना सब कोई। मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। देखो इसमें न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन एम या मैल, ये रूट वर्ड है। मैल का मतलब होता है बैड। किसी भी वर्ड में अगर मैल लिखा रहे तो उसका मतलब होता है बैड। जैसे मैल फंक्शन यानी कार्य में खराबी, उसी तरह मैल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में गड़बड़, न्यूट्रिशन में खराबी, कुपोषण उसको बोलते हैं। चलो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो हम लोग अभी पढ़े न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ क्या क्या हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। अब इसके बाद थोड़ा और जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक तो होता है एनर्जी गिविंग, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, माने वे न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी में जाकर ऊर्जा देते हैं, जिससे हम दिन भर का सारा काम कर सकते हैं। मैं लास्ट में बताया था कि हम जब फूड ग्रहण करते हैं, कोई भी जीव जब फूड लेता है तो इसका 2 काम है। फूड हमें क्या देता है? फूड हमें देता है एनर्जी। क्या देता है? एनर्जी, जिससे हम अपना दिन का सारा काम कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या देता है? फूड, फूड हमारे बॉडी को देता है स्ट्रेंथ, ताकत देता है। यानी एनर्जी चाहिए और ताकत चाहिए, शरीर मजबूत रहे, इन दोनों चीज के लिए हमको खाना खाने की जरूरत होती है। और खाने में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। तो न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के, एक है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ऊर्जा देंगे बॉडी को। कौन कौन से है वो? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं बॉडी को। ये दोनों बॉडी को ऊर्जा देते हैं। अगर पूछे कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी को ऊर्जा किस फॉर्म में देता है, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को ऊर्जा देता है ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के फॉर्म में। यानी हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो बॉडी में इसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होकर किस में चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज में, और हमें एनर्जी मिलेगा। फैट, फैट में भी क्या देता है? एनर्जी, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन मत लिखो, सिर्फ इतना लिखो, फैट हमें एनर्जी देता है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट जाता है। क्लियर? अगला लिखना, एक तो हो गया एनर्जी गिविंग, दूसरा स्ट्रेंथ गिविंग। स्ट्रेंथ गिविंग न्यूट्रिएंट्स, माने वे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर को मजबूती देते हैं, हमारे शरीर को ताकत देते हैं, शरीर को स्ट्रांग बनाते हैं। वे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। अभी लिखा था विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, याद रखना, डी, ई, के, बी और सी। इतने तरह के विटामिन हमको किसी न किसी खाने से प्राप्त होता है। और मिनरल्स भी बहुत सारे, नोट करो इसको।
एनर्जी देने वाले, ऊर्जा देने वाले, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिएंट्स, और स्ट्रेंथ देने वाले न्यूट्रिएंट्स। याद रखना प्रोटीन भी एनर्जी देता है, इसमें हम ये लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन भी लिख सकते हैं। प्रोटीन से भी एनर्जी मिलता है, अभी बताऊंगा कैसे मिलता है। तो एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ताकत देने वाले, स्ट्रेंथ देने वाले, मजबूती देने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। नोट करो इसको। यहाँ तक क्लियर है? और न्यूट्रिएंट्स के बारे में कुछ और बातें नोट करते हैं। देखो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कैसे काम करते हैं। मैं अभी दिखाया था एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, वे न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। उसमें कौन कौन से लिखा था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। देखो ये कैसे ऊर्जा देंगे। हाँ तो बोलेगा कि सबसे अधिक ऊर्जा किसे मिलती है? मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी कौन सा न्यूट्रिएंट देता है? तो उसका नाम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक, मैक्सिमम एनर्जी यानी सबसे अधिक ऊर्जा पूछेगा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? अभी मान लो मुझे रेस करना है, अभी मुझे दौड़ना है या मुझे कोई हेवी काम करना है, तुरंत मुझे एनर्जी चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। नेक्स्ट अगर पूछेगा कार्बोहाइड्रेट नहीं, फैट लिखना। मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है? फैट। कार्बोहाइड्रेट लिख दिया। मैक्सिमम एनर्जी देने वाला है फैट यानी वसा, वसा। कार्बोहाइड्रेट है इंस्टेंट एनर्जी देने वाला, इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत ऊर्जा, शीघ्र ऊर्जा। शीघ्र ऊर्जा कौन देता है? इंस्टेंट एनर्जी। अभी एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट देना पड़ेगा। नोट करना, ये होगा कार्बोहाइड्रेट, है ना। मैक्सिमम एनर्जी, ज्यादातर ऊर्जा किससे मिलती है? फैट से। तुरंत एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। नोट करो। और सबसे लास्ट में एनर्जी देता है, लास्ट एनर्जी सोर्स। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, फैट भी नहीं है, तो फिर बॉडी को एनर्जी कहाँ मिलेगा? तब मिलेगा प्रोटीन से। प्रोटीन से फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी में। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फैट से। बॉडी में फैट भी खत्म हो गया तो फिर एनर्जी कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन से। ये थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी इमरजेंसी में फंस गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी इमरजेंसी में फंस गया, किसी जंगल में फंस गया या किसी पहाड़ के नीचे दब गया, किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में पुल गिर गया, उसके नीचे दबा हुआ है और उसे कोई देख नहीं रहा है, और उसको वहाँ पर दबे हुए लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते या महीना भर हो गया, तो महीना भर तो वो खा नहीं रहा है, तो बचेगा कैसे? हम लोग जो अपना डेली लाइफ में काम करते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, चाहे हम लोग चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो जो एनर्जी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। और रोज हम खाना खाते हैं, खाना खाने के 3-4 घंटे बाद खाना पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद खाने में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट हमको ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी दे देता है। तो सारा हम डेली का काम करते हैं, डेली एनर्जी चाहिए, डेली हमको कहाँ से मिलता है? हमारे इस कार्बोहाइड्रेट से। डेली खाना खाते हैं, डेली एनर्जी मिलता है। लेकिन बाय द वे आप मान लो उपवास कर रहे हैं, अब बहुत दिन तो उपवास कर रहे हैं, खाना नहीं मिला, तो फिर बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलता है? हमारा हार्ट कैसे चलेगा? शरीर का सारा ऑर्गन चलता कैसे? कार्बोहाइड्रेट तो मिल नहीं रहा, भोजन तो हम कर नहीं रहे, तो एनर्जी मिलता है फैट से। बॉडी में जो फैट है, जो चर्बी है, जो वसा है, इमरजेंसी में कार्बोहाइड्रेट से जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो बॉडी में जो चर्बी है यानी जो फैट है वो गलना शुरू हो जाएगा। बॉडी का फैट गलना शुरू हो जाएगा और गल को क्या देने लगेगा? एनर्जी।
मान लीजिए कोई व्यक्ति और ज़्यादा तक भूखा है, उसका बॉडी का सारा फैट गल गया, अब उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो फाइनली उसका बॉडी का जो प्रोटीन है हमारा बॉडी किससे बना है? प्रोटीन से। याद रखना, हमारा बॉडी प्रोटीन से बना है, इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। हमारा शरीर का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन। मसल्स कौन बनाता है? प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिले बहुत दिन तक तो बॉडी का फैट गलना शुरू हो जाएगा एनर्जी देने के लिए। पूरा फैट बॉडी का गल गया, फैट खत्म, अब क्या बचेगा फाइनली? तो बॉडी का प्रोटीन टूटने लगेगा, बॉडी में जितना प्रोटीन है वो गलने लगेगा और गल के क्या देगा? एनर्जी। लेकिन अगर इस स्टेज तक कोई व्यक्ति पहुंच गया तो फिर वो मुश्किल से और 3-4 दिन जिंदा रहेगा, क्योंकि प्रोटीन जब गलना शुरू हो जाएगा तो उसका बॉडी डीके होने लगेगा, उसका बॉडी का क्षय होने लगेगा और उसके बाद 3-4 दिन में उसकी मौत हो जाएगी। तो अच्छा बात है कि रोज खाना खाते रहिए। क्लियर? नोट कर ले उसको। इसमें एक और क्वेश्चन लिखना याद आ गया। सब कोई ऊंट देखा है? ऊंट, कैमल। ऊंट का शरीर कैमल्स ऊंट का शरीर में देखना ऐसा पूरा टाइप का होता है ऊपर में। ऊंट का बॉडी है और उसका पीठ वैसे उठा हुआ रहता है, स्ट्रक्चर कुबड़ उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुबड़। हाँ, कुबड़। ऊंट के शरीर के ऊपर में जो ऐसे उठा रहता है वो जो कुबड़ है वो क्या होता है? एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, क्या होता है? तो वो फैट होता है, वो फैट होता है। बहुत बच्चे समझते हैं कि ऊंट उसमें पानी भर के रखा है, नहीं, पानी नहीं होता है, वो फैट होता है। जब ऊंट रेगिस्तान में बहुत दिन तक रह जाए, फंस जाए, उसको खाना नहीं मिले, ऊंट को खाना नहीं मिलेगा तो उसको तो एनर्जी मिलेगी नहीं, तो ऊंट जिंदा कैसे रहेगा? तो उसका ये कुबड़ क्या करता है? ऊंट का कुबड़, ये जो फैट है वो गलना शुरू हो जाता है और गल के ऊंट को एनर्जी देता है और उसको कुछ दिन तक बचा कर रखता है। तो धीरे धीरे उसका ये कुबड़ कम होने लगेगा। ये नोट डाउन कर रखना कि ऊंट का कुबड़ क्या होता है? वो फैट का एग्जाम्पल है। यहाँ तक नोट डाउन हो गया होगा? तो एक क्वेश्चन नोट डाउन करो। हाउ मच एनर्जी do we get how much energy do we get from 1 glass of water? एग्जाम में पूछेगा कि एक गिलास पानी से कितना एनर्जी मिलता है? ऑप्शन लिखना, 10 कैलोरी, 5 कैलोरी, 0 कैलोरी, 15 कैलोरी। कौन सा सही होगा? एक गिलास पानी से कितना ऊर्जा मिलेगा? अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया, अच्छा से याद हो तो बता दोगे। अभी बताया था एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके अलावा और किसी से एनर्जी नहीं मिलता है। तो न्यूट्रिएंट्स में वाटर लिखा था ना, लिखा था। तो अब बताओ एनर्जी कितना मिलेगा? तो इसका आंसर होगा 0। पानी पीने से बॉडी को एनर्जी नहीं मिलता है, पानी पीने से बॉडी को एनर्जी नहीं मिलता है। पानी क्या करता है बॉडी में? पानी बॉडी में जाता है और बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उनको सर्कुलेट करने में, उनको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में मदद करता है। क्लियर है? पानी से एनर्जी नहीं मिलता है, आंसर होगा 0 कैलोरी। नेक्स्ट, यहाँ तक नोट हो गया होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? अभी बताया कि कोई भी एनिमल भोजन को ग्रहण करेगा, भोजन को खाने के बाद उसे डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद उसमें उपस्थित जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको हमारा बॉडी क्या करता है? यूज करता है, ताकि बॉडी का ग्रोथ हो सके या बॉडी में कुछ नुकसान हुआ है तो उसका रिपेयर हो सके। इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होने से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। फिर बताया एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये एनर्जी देते हैं। और
विटामिन्स और मिनरल्स ये क्या देते हैं, ये बॉडी की स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं। क्लियर? चलो आगे देखते हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है बॉडी में कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है। स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने स्टेज में कंप्लीट होगा, पोषण कितने चरण में, कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है, तो लिखना। सबसे पहले होता है इंजेशन, इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। उसके बाद होता है डाइजेशन यानी पाचन। थर्ड स्टेज आता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, अवशोषण। फोर्थ स्टेज है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और लास्ट स्टेज होता है फिफ्थ इजेशन, इजेशन यानी निष्कासन, निष्कासन। नोट करना कि 5 स्टेजेस में बॉडी में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। हिंदी भले याद नहीं रहे, इंग्लिश वाला टर्म याद होना चाहिए। ये 5 चरण है, ये 5 स्टेजेस हैं जिसमें बॉडी में न्यूट्रिशन पूरी तरह से कंप्लीट होगा, भोजन पूरी तरह से पच जाएगा, उसका यूज हो जाएगा। क्लियर? नोट करो इसको। फिर इसके बारे में शॉर्ट नंबर पे पढ़ेंगे एक एक स्टेज क्या है। लिखना इंजेशन क्या होता है, इंजेशन क्या होता है। एकदम सिंपल थिंग है। फूड को हम जब मुंह में रखते हैं, मुंह में इंटेक करते हैं, बस इसको ही बोलते हैं इंजेशन। टेकिंग फूड, लिख रहा हूं इंग्लिश में, बोल दे रहा हूं हिंदी में, नोट कर लेना। टेकिंग फूड इनटू द माउथ, टेकिंग फूड इनटू द माउथ। मुख में भोजन को लेना, मुंह में भोजन को रख लेना ही क्या कहलाता है, इंजेशन, इंजेशन पहला स्टेज। दूसरा डाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन, पाचन क्या होता है। देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगा। कैसे डाइजेस्ट करेगा, देखो अगर भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट अगर खाने में है कार्बोहाइड्रेट, तो बॉडी उसको पचाएगा, उसको डाइजेस्ट करेगा और उसको किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में। ये याद रखना है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो बॉडी में वो जाके चेंज हो जाता है, किसमें, ग्लूकोज में। ये काफी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, इसको सरल में, सिंपल फूड में तोड़ देना, कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स को सिंपल फूड आइटम्स में तोड़ देना, उसको अलग कर देना, यही क्या कहलाता है, डाइजेशन। अच्छा, अगर प्रोटीन होगा, बॉडी खाने में प्रोटीन होगा तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को किस में चेंज कर देगा, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर प्रोटीन हम खाते हैं तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करके किस में चेंज कर देता है, अमीनो एसिड में। और अगर फैट ले रहे हो, फैट यानी तेल वाला सामान खा रहे हो, कोई भी तेल, घी, कोई भी सामान तेल वाला, तो फैट या बॉडी में, बॉडी इसको डाइजेस्ट करेगा, इसको चेंज कर देगा किसमें, फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, दो चीज में चेंज कर देगा। नोट करना, अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो बॉडी उसको ग्लूकोज में चेंज कर देगा, अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो बॉडी उसको अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, और अगर हम फैट लेते हैं तो बॉडी उसको किस में चेंज करेगा, फैटी एसिड
और ग्लिसरॉल। इन सब हिंदी में यही नाम है ना, हिंदी में अलग नाम नहीं है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। एसिड माने अम्ल, तैलीय अम्ल, वसीय अम्ल इसको बोलेंगे, और ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल ही बोलते हैं। तो डाइजेशन क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड कंपाउंड को डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स फूड कंपाउंड, जटिल भोजन जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, जो बहुत ही जटिल भोजन के यौगिक हैं, तो उसको किस में चेंज कर देना, सिंपल फूड कंपाउंड में, सिंपल फूड कंपाउंड। डिफिकल्ट जटिल फूड कंपाउंड को सिंपल फूड कंपाउंड में चेंज कर देना क्या कहलाता है, डाइजेशन। ये कैसे होता है यहाँ लिखा हूँ, कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज होगा, ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा बॉडी में। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज को बदलते हैं। लिखवा है ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, यही ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, एक तरह का केमिकल होता है। घर में लोग गर्मियों के दिन में ग्लूकोन डी लिया के पीते हैं, देखना व्हाइट कलर का पाउडर आता है डब्बा में, ग्लूकोन डी, वो क्या होता है, वो एक्चुअली में ग्लूकोज ही होता है। मुझे अभी एनर्जी चाहिए, अभी तुरंत मुझे कुछ काम करना है, मुझे तुरंत दौड़ना है, रेस करना है, अभी एनर्जी चाहिए, तो मान लो हम रोटी खाए या चावल खाए जिसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो तुरंत एनर्जी मिल जाएगा, नहीं, भोजन पचने में लगभग 4 घंटा टाइम लगता है। रोटी खाए हो या राइस चावल लिए हो और पचने के 4 घंटा बाद वो किसमें चेंज होगा, ग्लूकोज में, तब तुमको एनर्जी मिलेगा। लेकिन मैं बोलूँ मुझको तो अभी एनर्जी चाहिए, तो क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट मार्केट से ग्लूकोज खरीद के लाते हैं, ग्लूकोन डी का पाउडर, और उसको खा लेते हैं। वो खाने से तुरंत एनर्जी मिल जाता है, तुरंत इंस्टेंट। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, ग्लूकोज खरीद के पीते हैं। बट वो हर समय लेना अच्छा नहीं होता, मैक्सिमम अच्छा क्या है, खाना खाइए, कार्बोहाइड्रेट लीजिए। क्लियर, इसको नोट करना। दो स्टेज समझ में आ गया, इंजेशन और डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज होगा, ग्लूकोज में, प्रोटीन किसमें चेंज होगा, अमीनो एसिड में, और फैट किसमें चेंज होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एग्जाम पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, एक तो ऐसा ही, ये न्यूट्रिएंट है, एक पोषक पदार्थ है। देखो ऑप्शन में ये नहीं, कुछ और है तो पता कर लो इसको। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में पॉलीमर होता है, एक पॉलीमर है, एक पॉलीमर है, बहुलक। ये क्या है, एक बहुलक है। मेरे हिंदी में मिस्टेक हो सकता है, मुझे हिंदी उतना ठीक से नहीं है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है, देखो कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, ग्लूकोज से, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, इस तरह से कई सारे ग्लूकोज के आइटम, कई सारे ग्लूकोज जब आपस में मिलकर एक चेन बना लेते हैं, जैसे जैसे फूल का माला होता है, तो फूल का माला एक एक फूल को रस्सी में गूंथते हैं तब जाकर माला बनता है। इसी तरह ग्लूकोज, मान लो एक ग्लूकोज का एक एक तो मोती है, और सबको एक धागा में पिरो दो तो एक माला बन जाएगा। इसी माला को क्या बोलेंगे, पॉलीमर, बहुलक। यानी बहुत सारा ग्लूकोज का चेन जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है, इस पूरा चेन को क्या बोलेंगे, पॉलीमर। क्या बोलते हैं, पॉलीमर। और उसमें एक ही ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, मोनोमर। याद रखना, मोनोमर, एकलक। जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है। यहाँ याद रखना, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर। जब जब छोटा छोटा चीज एक चेन में मिल जाता है, चेन बन के किसी चीज का निर्माण करता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। और जो एक एक ठो ग्लूकोज है उसको क्या बोलेंगे, मोनोमर। पूरा को बोलेंगे बहुलक, एक ठो को बोलेंगे एकलक। एक ठो को बोलते हैं मोनोमर, पूरा बोलते हैं पॉलीमर। तो पूछेगा प्रोटीन किसका पॉलीमर है, तो प्रोटीन है अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, इस तरह करके अमीनो एसिड का एक चेन बन जाएगा बॉडी में, और उस चेन को क्या बोलेंगे, पॉलीमर। अमीनो एसिड का चेन जो पॉलीमर बनाएगा,
एक्चुअली वो क्या होता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ग्लिसरॉल एक चेन बन जाएगा, उसको बोलते हैं फैट। नोट करना इसको। यहां तक क्लियर है। अगला स्टेज लिखोगे, हम पढ़े इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, तीसरा स्टेज था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, तो बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे डाइजेशन के बाद खून में ब्लड में घुल जाते हैं, ब्लड उनको ले लेता है, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, आफ्टर डाइजेशन यानी पाचन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑल न्यूट्रिएंट्स पाचन के बाद भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑल न्यूट्रिएंट्स विल बी एब्जॉर्ब्ड by will be absorbed by the blood, by the blood. क्लियर है? यानी कि पचने के बाद भोजन में उपस्थित सभी न्यूट्रिएंट्स का कहाँ मिल जाना, खून में घुल जाना, खून में मिल जाना, इसी को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेज होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एसिमिलेशन क्या होता है, अब खून में मिलने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स खून में मिले, अब खून तो पूरा बॉडी में चल रहा है, तो न्यूट्रिएंट जो खून में मिला वो होगा क्या, अब खून पूरा बॉडी में है, ठीक है, खून आपका पूरा बॉडी के जो भी अंग सब में जा रहा है। मान लो लीवर को किसी चीज की जरूरत है तो वो खून में से उसको पिक कर लेगा, आंखों को विटामिन ई की जरूरत है तो वो खून में से विटामिन को पिक कर लेगा, है ना। यानी बॉडी में जिस भी अंग को जिस चीज की जरूरत होगा कहाँ से उसको लेगा, खून में तो घुला हुआ है ना, खून में से ले लेगा और उसका क्या करेगा, वो अंग उसका इस्तेमाल करेगा और बॉडी का डेवलपमेंट होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। बात समझ में आया? यानी रक्त में घुले हुए पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट जो है उसका शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा इस्तेमाल किए जाना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। लिख दे रहा हूं, यूजिंग nutrients by various organs is called assimilation. नोट करने समझ में आया होगा। खून में मिला हुआ है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, खून पूरा बॉडी में दौड़ रहा है, तो बॉडी के जिस भी अंग को जिस चीज की जरूरत होगा वो खून में से उसको पिक कर लेगा अपने इस्तेमाल के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। क्लियर है? और लास्ट स्टेज हो गया इजेशन। इजेशन क्या है, बॉडी में खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद खाने में से जो भी न्यूट्रिएंट्स जो भी पोषक पदार्थ वो निकल गया। अब जो बच गया खाना जिसका बॉडी में इस्तेमाल नहीं है, जो डाइजेशन नहीं हुआ, वो खाना क्या होगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा मल के रूप में। इसी को बोलते हैं इजेशन, है ना। जो फूड पचा नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड, जो इस खाने का पाचन नहीं हुआ, जो खाना बच गया, अनडाइजेस्टेड फूड, अपचित भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर हो जाएगा, गेट्स आउट ऑफ द बॉडी, शरीर से बाहर निकल जाएगा। किस रूप में निकल जाएगा, मल के रूप में। स्टूल इसको बोलते हैं, मल, STOOL, स्टूल, मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। नोट करना, यहां पर मैं स्टूल लिखा हूं, दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देता हूं STOOL, स्टूल यानी कि मल। क्लियर है? 5 स्टेजेस में शॉर्ट में बता दिया। सबसे पहले बताया
इंजेशन क्या होता है, भोजन को मुख में लेना, इंजेशन। नेक्स्ट डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड कंपाउंड को सिंपल फूड कंपाउंड में तोड़ देना। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में। फैट किस में टूटेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। इसको बोलते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट रहता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डाइजेशन के बाद, आफ्टर डाइजेशन भोजन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कहाँ मिल जाएंगे, विल बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, खून में मिल जाएंगे, ब्लड में घुल जाएंगे। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट स्टेज है एसिमिलेशन। खून में मिले हुए पोषक पदार्थ का शरीर के विभिन्न अंग इस्तेमाल करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेज होता है इजेशन। जो भोजन बॉडी में नहीं पचा, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, वो स्टूल के रूप में, मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं इजेशन। ये 5 स्टेजेस में क्या कंप्लीट होगा, न्यूट्रिशन। नोट इट डाउन। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पाचन का प्रोसेस कैसे होता है ना। ये जो 5 स्टेज हम लोग लिखे हैं, उन 5 स्टेजों का अध्ययन ह्यूमन बॉडी में करेंगे। हेडिंग देना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, है ना। यानी हम जब फूड को खाते हैं, फूड को खाना, उसको पचाना, उसको एसिमिलेट करना, इजेशन करना, ये 5 स्टेज ह्यूमन बॉडी में कैसे कंप्लीट होता है। याद रखना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनता है, सिस्टम कैसे बनता है, हमारे बॉडी में कोई सिस्टम कैसे बना है, कोई भी सिस्टम बना है विभिन्न ऑर्गन से। देखो बता दे रहा हूँ, कोई भी सिस्टम बनता है, सिस्टम, हमारा बॉडी में कोई सिस्टम बना है, कोई तंत्र बना है, तो किससे बना है, वो बना है ऑर्गन से, ऑर्गन्स, अंगों से, बहुत सारे अंगों से मिलकर एक तंत्र बनता है, सिस्टम बनता है। ऑर्गन्स किससे बनते हैं, याद रखना टिश्यू से, ऊतक। ऑर्गन कैसे बनते हैं, कई सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो अंग बनता है। टिश्यू किससे बनता है, कोशिकाओं से, सेल से, है ना। कई सारे कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, कई सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और कई सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कुल 9 सिस्टम काम करते हैं। हमारे शरीर में कुल कितने सिस्टम है, 9 तरह के सिस्टम है, ठीक है। और उस सिस्टम में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो एक सिस्टम हम लोगों को पढ़ने कौन सा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। धीरे धीरे मैं बाकी जो 8 जो सिस्टम बच रहा है वही बता दूंगा। मैं बता, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, सिस्टम किससे बना है, ऑर्गन से। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन है वो नोट करो। मानव पाचन तंत्र में सबसे पहला होगा माउथ, माउथ। दूसरा होगा बकल कैविटी, बकल कैविटी, बकल कैविटी, माउथ माने मुख, बकल कैविटी माने मुख गुहा, मुख गुहा। तीसरा फॉरिंग्स, फॉरिंग्स, ग्रसनी, ग्रसनी, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ग्रासनरी, ग्रासनरी, ईसोफेगस। उसके बाद आता है स्टमक, 6 स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक माने अमाशय, स्टमक मीन्स अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत। देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
बड़ी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। ये ऑर्गन्स है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। दीज आर द ऑर्गन्स इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र का निर्माण इन्हीं ऑर्गन से मिलकर हो रहा है। इन ऑर्गन्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कैसे किस किस ऑर्गन में कैसे डाइजेशन होता है। नोट करो इसको। माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गया, फॉरिक्स हो गया, ईसोफेगस हुआ, स्टमक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें एक और चीज नोट करना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, इसके 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट में लिख दिया। जो छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन सा लिख लेना। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और ईलम। हिंदी में यही नाम है, या शायद ग्रामीण या बकवास ऐसे कुछ बोलते, मुझे ठीक से याद नहीं है। हिंदी आप लोग देख लीजिएगा। छोटी आंत के स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और ईलम। उसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट हो गए, 3 पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? सीकम, सीकम, कॉलम और तीसरा होता है रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम। यहां पर एक चीज और नोट करना, एनस, ANUS, एनस, मल द्वारा, मल द्वारा, एनस। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन्स हो गए? 8। माउथ, बकल कैविटी, फॉरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट? 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, ईलम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट, सीकम, कॉलम, रेक्टम। नोट करो। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग अभी क्या क्या पढ़े थे। हम लोग पढ़े न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? फिर हम लोग पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ क्या क्या होते हैं। फिर बताया कि न्यूट्रिशन का कितना स्टेज होता है, कितने स्टेज होते हैं? 5 स्टेजेस होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें कौन कौन से ऑर्गन, इसमें कौन कौन से अंग काम करते हैं। यहाँ तक अभी हम लोग इसमें यहाँ तक पढ़े हैं। यहाँ तक नोट कीजिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाऊंगा कि सारे ऑर्गन्स में किस तरह का डाइजेशन होगा, कैसे कैसे सारे ऑर्गन्स काम करते हैं ना। यहाँ तक नोट करते रहो।